नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जो कि मैराथन वीडियो है। ये पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हमारा है प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? तो आंसर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 से 1988 में लागू की गई। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम या पीमोस्ट का उद्देश्य क्या है? उत्तर हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, SOPT कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? तो SOPT का पूरा नाम प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, SPOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? तो इसका उत्तर है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों हेतु। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी थी? तो आंसर है 5 अक्टूबर 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा परियोजना कितने अंग हैं? तो बेसिक शिक्षा परियोजना के कुल 3 अंग हैं। पहला है संस्थागत क्षमता में वृद्धि, दूसरा है गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, तीसरा है बेसिक शिक्षा तक पहुंचना या पहुंच सुनिश्चित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? यह दायित्व प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं यानी कि डाइट पर है। DPEP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? तो जिला शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए? तो आंसर है कुल 22 जिले चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2019 में पूछा गया था सेकंड पेपर में। तो विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुमान या अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसीलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन करने के लिए कौन कौन से अभिकरण
उत्तरदायी हैं? तो आंसर है जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है वर्ष 2002 से। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहां से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? तो इस अभियान को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार 65% तथा राज्य सरकार 35% सहभागिता देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPEGEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल क्या है? इसका आंसर है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPEGEL का क्षेत्र बताइए। तो उत्तर है, महिला साक्षरता के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड, 10% से कम साक्षरता वाले विकासखंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर। दोस्तों, अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही होने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है या चलाया जाता है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं? तो इसका उत्तर है, बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित कराना तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई? इसका आंसर है, यह योजना 2004 से 2005 में प्रारंभ की थी। बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बाल श्रम। मध्याह्न भोजन की आवश्यकता क्यों हुई? विद्यालय में बच्चों को ड्रॉप आउट करने के कारण, जैसे कि बच्चे भाग जाते हैं या स्कूल कम आते हैं, तब ये भोजन बनाना प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई? तो इसका आंसर है 15 अगस्त 1995 से लागू की गई। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो इसका आंसर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को। अगला प्रश्न है, शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला विशेषता है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय तथा दूसरा बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक शिक्षा यानी बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? इसका आंसर है नहीं। मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? तो उत्तर है, एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से
क्या आशय है? तो इसका उत्तर है कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वह अन्य जन साधारण को शिक्षित कर सकें। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? तो इसका आंसर है अनुदान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की थी और दूसरा है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है या क्या था? तो इसका आंसर है शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है शैक्षणिक अवसरों की समानता, केंद्र सरकार की भागीदारी। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? तो आंसर है छात्रों का शैक्षणिक बोझ कम करना। क्या करना? छात्रों का शैक्षणिक बोझ कम करना, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो इसका आंसर है शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या को दूर करना था। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसमें है बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न, DPEP परियोजना के कार्य लिखिए। तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, दूसरा कार्य है विद्यालय में बच्चों का ठहराव। अगला प्रश्न, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था? तो कलकत्ता मदरसा सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है सन 1791 में जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा आयोग को 1882 को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? तो लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? सन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। और अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1904 ईस्वी में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र कैसा हो गया? विश्वविद्यालयों का कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया क्योंकि वे अब परीक्षा लेने के साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य है वह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार, मापदंडों एवं शैक्षिक गतिविधियों के सफलता या सफल एवं दीर्घकालिक परिमाणक उत्थान को स्थापित करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यवसायीकरण को उचित माना या नहीं? इसका आंसर है शिक्षा का व्यवसायीकरण करना एवं इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रमों को व्यवसायीकरण पर विशेष बल देना माना गया है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने क्या कहा? आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जन शक्ति को जागृत करना एवं उसके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, जनार्दन रेड्डी समिति ने नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा? तो आंसर है नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए एवं प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। एक बार इस प्रश्न का उत्तर हम लोग दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए एवं प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। अगला प्रश्न है, विद्यालयों की गुणवत्ता के संबंध में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? समस्त विद्यालयों की गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए एवं विद्यालय स्तरों पर फैली विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। आंगनबाड़ी कार्यक्रम के विषय में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? तो आंगनबाड़ी कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाया जाए, बच्चों की देखभाल एवं परिवार कल्याण, पोषण व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 साक्षरों के विषय में रेड्डी समितियों ने क्या कहा? आंसर है 9 साक्षरों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। साक्षरता अभियान को और अधिक गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर यशपाल समिति किस समस्या के लिए गठित हुई? आंसर है जीवन पर्यंत स्वाध्याय तथा कौशल विकास या विकसित करने की क्षमता निर्माण समिति अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए उपायों में सलाह देना। अगला प्रश्न है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी त्रुटि क्या है? तो आंसर है हमारी शिक्षा में व्यवस्था की एक बहुत बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बोझ को हम अध्ययन करना चाहते हैं वह क्या है? आंसर है हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का बोझ भी है, जो भी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों पर है। अगला प्रश्न है, बचपन में ही बच्चों के लिए व्यवस्था क्या है? उत्तर है बचपन के शुरू के दिनों से ही बच्चे, विशेषकर मध्यम वर्गों के बच्चे गृह कार्य, ट्यूशन तथा विभिन्न प्रकार की कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश तो उनके लिए दुर्लभ ही वस्तु हो गए हैं। अगला प्रश्न है,
बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो गया है? आंसर है पाठ्यक्रम को पूरा कराना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया प्रतीत होता है। इसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं रहा है। अगला प्रश्न है स्कूली शिक्षा इस समय लाभप्रद है या नहीं? तो इसका आंसर है स्कूली या स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर तथा कटु अनुमान या अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है हमारी परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है स्कूलों में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी परीक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जांच कर पाती है। परीक्षा के द्वारा भय उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है पी-मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय कब लिया गया था? तो इसका आंसर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत वर्ष 1990 के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम यानी कि पी-मोस्ट सामान्य को पी-मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो आंसर है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही आयोजित योजना को SOPT के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1993 से 1994 में किया गया है। अगला प्रश्न है SOPT कार्यक्रम में प्रति वर्ष कितने प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लिया गया था? तो इसका आंसर है प्रति वर्ष 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्रति वर्ष था एवं 1993 से 1994 तक यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया तथा लगभग 5000 ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना भी शामिल था। अब अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य कार्य बताइए। तो इसका आंसर है इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यमों से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का मूल्यांकन करना तथा विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना शामिल है। अगला प्रश्न है DPEP परियोजना के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो इसका आंसर है DPEP परियोजना के 2 मुख्य कार्य इस प्रकार से हैं भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। दूसरा है विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके ह्रास अवरोधों में कमी लाना। अगला प्रश्न है DPE परियोजना का उद्देश्य बताइए। 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों का 100% विद्यालयी सुविधा उपलब्ध कराना, सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन, धारण तथा संप्राप्ति को 5% तक कम करना।
अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा की तैयारी क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा विद्यालयी शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का विकास किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम 6 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, संपूर्णता साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या था? इस अभियान का प्रेरक वाक्य है, एक पढ़ाए एक। अगला प्रश्न है, श्री रामपुर श्री मूर्ति से क्या तात्पर्य है? तो आंसर है, श्री रामपुर नामक स्थान के 3 मिशनरी विलियम कैरी, विलियम वार्ड तथा जोशुआ मार्शमैन श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन का रिवाइज करना है। श्री रामपुर नामक स्थान के 3 मिनिस्ट्री विलियम कैरी, विलियम वार्ड तथा जोशुआ मार्शमैनपुरी श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से जानने प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड परियोजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कब किया गया? तो इसका आंसर है, वर्ष 1992 में इसका मूल्यांकन करके शोधन किए गए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में कमरों, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न है, पी मोस्ट कार्यक्रम में क्या व्यवस्था की गई? तो उत्तर है, पी मोस्ट कार्यक्रम में विद्यालयों के अध्यापकों के विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना का मूल्य कार्य क्या है? तो आंसर है, उक्त परियोजना के मूल 2 मुख्य कार्य हैं, जैसे कि प्रबंधकीय व्यवस्था तथा अकादमिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है, प्रथम का प्रारंभ वर्ष 1997 से हुआ था। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी सहायता से संचालित किया गया है? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? तो 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना राष्ट्र स्तर पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना की संकल्पना कब प्रस्तुत की गई? तो इस योजना की संकल्पना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सितंबर 2003 में की गई। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किन विद्यालयों का प्रावधान है? तो इसका आंसर है, बालिका शिक्षा के अंतर्गत से बाहर की बालिकाओं विशेषकर शाला त्यागी बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना ECCE किसकी सहायता से चल रही है? यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के निर्देशन में यह योजना 10 राज्यों में चल रही है। अगला प्रश्न है, ECCE योजना किन राज्यों में चल रही है? तो जैसे कि बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
जैसे कुल 10 राज्यों में चल रही है। अगला प्रश्न है, बालक का बेहद संवेदनशील व भावना से परिपूर्ण समय कौन सा होता है? तो इसका आंसर है प्रारंभ के 8 साल यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष का समय। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों जैसे कि जाति, लिंग व वर्ग समुदाय के भेदभाव के बिना शिक्षा के अवसर प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला प्रश्न, वर्तमान में कौन सी कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के रूप में स्वीकार की गई है? तो इसका आंसर है कक्षा 1 से 8 तक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व जन साधारण की शिक्षा पर किन किन या किस किस ने बल दिया? तो इसका आंसर है हंटर कमीशन एवं वुड डिस्पैच। स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा या सर्वसुलभ बनाने का प्रयास किसका था? तो इसका आंसर है 1893 में बड़ौदा नरेश सियाजी राव गायकवाड़ का था। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि हंटर कमीशन आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको आप कमेंट में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, बड़ौदा नरेश सियाजी राव गायकवाड़ के बाद किसका प्रयास था? तो उत्तर है 1910 में गोखले ने अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रेषित किया था। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया? तो इसका आंसर है 1950 में। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा व सर्वजन सुलभ बनाने के उद्देश्य क्या है? उत्तर है सभी बच्चों का नामांकन, सभी बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा एक्शन प्लान 1992 में किस बात पर जोर दिया गया? तो इसका आंसर है समाज के सभी वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा का स्तर में एक रूपता लाने पर विशेष बल दिया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यह अधिनियम 25 जुलाई 1972 से प्रभावी माना गया है। इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ है? तो राइट आंसर, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 25 जुलाई 1972 से प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पका हुआ भोजन उपलब्ध कब से कराया गया? तो इसका राइट आंसर है 1 सितंबर 2000 से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख पक्ष क्या हैं? तो आंसर है भवन तथा शैक्षणिक संस्थान को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना। अगला प्रश्न है, हमारी संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 को क्या रूप दिया है? तो आंसर है अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को विस्तृत रूप देकर प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 का में क्या प्रावधान है? तो इसमें है अनुच्छेद 51 का के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यह 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित होने से क्या तात्पर्य है? इस प्रणाली में गुरु का स्थान आधिकारिक न होकर
मार्गदर्शक का हो जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस आधार पर बनी? तो इसका राइट आंसर है 1993 में बनी शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट के आधार पर पाठ्यचर्या की समीक्षा के उपरांत यह रूपरेखा बनी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1995 में की गई। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, ITI 2009 अधिनियम में शिक्षक अपने दायित्व एवं भूमिका को सही ढंग से पूर्ण कर सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो आंसर है जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव के अतिरिक्त उन्हें किसी गैर शैक्षणिक या शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न, शांति के लिए शिक्षा पर किस दस्तावेज में बल दिया गया है? तो आंसर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में इस पर विशेष बल दिया गया है। दोस्तों, वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को देखकर पढ़ सकें। तो अगला प्रश्न है, NCERT का पूरा नाम लिखिए। तो इसका है उत्तर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगला प्रश्न, NCERT की स्थापना कब हुई? तो 1 सितंबर 1961 में NCERT की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, NCTE का पूरा नाम क्या है? यह किस प्रकार की शिक्षा पर नियंत्रण करती है? तो इसका आंसर है इस संस्था का नाम है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। यह अध्यापक शिक्षा के मानकों तथा मापदंडों का निर्धारण, मान्यता एवं शिक्षक शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ बनाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान किस नगर में है? तो यह संस्थान इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक परामर्श एवं मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रदान करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में DELED की परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व किसका है? तो आंसर है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? राज्य का हिंदी संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न, बेसिक शिक्षा परिषद का संबंध किस कक्षा तक की शिक्षा से है? तो इसका आंसर है 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुसार अक्टूबर 1987 में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के शैक्षिक दायित्व कौन से है? तो अध्यापन, मूल्यांकन और विद्यालय का प्रबंधन। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक दायित्व लिखिए। तो विद्यालय का प्रशासन शिक्षकों का कार्य विभाजन तथा वेतन संबंधी कार्य है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो आंसर है निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 का के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल कितने सदस्य होंगे तथा इनमें
माता पिता या संरक्षक कितने होंगे? आंसर इसका है विद्यालय प्रबंधन समिति में 15 सदस्य होंगे, जिसमें 11 सदस्य बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक होंगे, किंतु आधे सदस्य महिलाएं होंगी। अगला प्रश्न है विद्यालय अनुसरण से क्या तात्पर्य है? आंसर शैक्षणिक उन्नयन हेतु किसी भी सुधार कार्यक्रम हेतु आयोजित बैठक, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, दिए गए सुझाव एवं सलाह आदि अनुसरण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न विद्यालय विकास योजना क्या है? विद्यालय विकास योजना वर्तमान स्थिति के सापेक्ष विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाने की एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना मंच पर का गठन क्यों किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिषद द्वारा प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर मीना मंच का गठन किया गया। इसका गठन NPEGEL, दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल के अंतर्गत हुआ है। अगला प्रश्न है मीना मंच के उद्देश्य लिखिए। तो मीना मंच के उद्देश्य निम्न हैं। पहला है बालिकाओं की अभिव्यक्ति क्षमता, दूसरा नेतृत्व तथा सहयोग की भावना का विकास, तीसरा बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, चौथा रचनात्मक लेखन तथा चिंतन की आदत, पांचवा विभिन्न जीवन कौशलों का विकास, छठा है बालक एवं बाल एवं महिला के अधिकारों का ज्ञान, सातवां बाल विवाह की रोकथाम, आठवां बचत हेतु प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक कब होनी आवश्यक है? तो प्रत्येक माह में शनिवार या रविवार के दिन। जेंडर संवेदीकरण से क्या आशय है? इसका आंसर है हम अपनी रूढ़िवादी सोच को नहीं बदल पाए हैं। परिवार में बालक को अधिक महत्व दिया जाता है। बालिकाओं की अपेक्षा बालक की पढ़ाई, खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यही जेंडर संवेदीकरण है। अगला प्रश्न है लिंग भेद के मुख्य कारण बताइए। इसके कारण बहुत हैं, जैसे कि हैं बालिकाओं को बस का वाहक न समझना, और दूसरा है छोटी उम्र में विवाह कर देना, तीसरा घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी, चौथा है छोटे बच्चों की घर में देखभाल, पांचवा है अभिभावकों की आर्थिक तंगी, छठा है बालिकाओं के लिए उदासीनता एवं उपेक्षा। अगला प्रश्न है विद्यालय अभिलेखों का महत्व लिखिए। अभिलेखों के आधार पर यही विभाग द्वारा मांगी गई सूचनाओं को भेजा जाता है। अभिलेखों के माध्यम से योजनाओं की प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाती है, भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है श्री एन जनार्दन रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो इसका आंसर है 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1992 को समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। दोस्तों वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इससे करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। अगला प्रश्न है हंटर कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन मैंने कल कमेंट बॉक्स में करने के लिए कहा था। तो इसका पूरा अन्य नाम है हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भारतीय शिक्षा आयोग। हंटर कमीशन का दूसरा नाम है भारतीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है वर्ष 2007 से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने से क्या उद्देश्य हैं? तो इसके उद्देश्य निम्न हैं, जैसे कि वर्ष 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। दूसरा है, सन 2007 तक सभी बच्चों कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। तीसरा है, सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य था? तो इसका आंसर है सभी बच्चे 2005 तक स्कूली शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालयों में दाखिला, स्कूलों में वापस लौटे शिविर यानी कि बैक टू स्कूल कैंप में हो। अगला क्वेश्चन है, अपव्यय का क्या अर्थ है? अपव्यय का अर्थ है कि व्यर्थता अथवा फिजूली खर्ची। शिक्षा में अपव्यय का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता है जब कोई बालक किसी कक्षा या पाठ्यक्रम में दाखिला विद्यालय लेने के पश्चात उसे पूरा किए बिना बीच में छोड़ देता है, तो उसे हम अपव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवरोधन का अर्थ बताइए। तो अवरोधन का शाब्दिक अर्थ है अवरोध अथवा रुकावट आ जाना। इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि जब कोई बालक एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है तो उसे अवरोधन कहा जाता है। छात्र के अध्ययन कार्यक्रम में रुकावट आ जाती है। भारत में इस ओर अष्टांग कमेटी ने सर्वप्रथम 1929 में हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अष्टांग कमेटी ने के अनुसार अवरोधन से हमारा तात्पर्य है किसी बच्चे का निम्न कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रोके जाने से है। अगला प्रश्न है, निम्न योजनाओं के पूरे नाम बताइए। तो दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि ओबी का होता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये सॉफ्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर। DPEP का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। और इसका है NPEGEL मतलब नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो इसका आंसर है केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का। अगला प्रश्न है, भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर हुई? तो इसका राइट आंसर है संविधान के 42वें संशोधन। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनर्प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनर्प्रवर्तन किया जाता था। अगला प्रश्न, मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? तो इसका आंसर है मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस बात से यही स्पष्ट हो जाता है कि मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग यानी कि बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। अगला प्रश्न है, वुड के आदेशा पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? तो इसका उत्तर है अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं। अगला प्रश्न है, यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर
छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपाय के बारे में सलाह देना। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों को कौन कौन सी सुविधा प्रदान की गई? तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को निम्नलिखित वस्तुएं दी जाती हैं, जैसे कि शिक्षक उपकरण, दूसरा है कक्षा शिक्षण सामग्री, तीसरा है खेल सामग्री व खिलौने, चौथा है विज्ञान किट, पांचवा है लघु यंत्र किट जैसे कि पेचकस और प्लास, और छठा है श्रव्य उपकरण रेडियो, सातवां है पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, आठवां है विद्यालय घंटी, नौवां है संगीत उपकरण जैसे कि ढोलक, तबला एवं हारमोनियम, दसवां है शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन, 11 है कक्षा कक्ष, 12 शौचालय की व्यवस्था, और 13 है चटाई, और 14 है कुर्सी शिक्षकों के लिए, 50 है ब्लैक बोर्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आने वाले एग्जाम में आ सकता है। पी मोस्ट का पूरा अंग्रेजी में नाम बताना है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पी मोस्ट का पूरा नाम है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। अगला प्रश्न है, प्रथम चरण में डीपीईपी देश के किन राज्यों में लागू की गई थी? तो इसका आंसर है 7 राज्यों के 42 जनपदों में। प्रथम चरण में चयनित 7 राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल, इन सभी राज्यों में लागू की गई थी। ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी का क्या उद्देश्य है? तो ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना था। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके।